रीबर्थ ऑफ माई कोल्ड हार्टेड क्रिमिनल एपिसोड 3 खुराना कॉरपोरेशन। मोटे आदमी की बात सुनकर मान अपने मांग्स के पीछे मुस्कुरा रहा था। उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, सर ऐसा मत कीजिए, मार्केटिंग का काम अगर शुरू नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्ट सही समय लॉन्च नहीं हो पाएगा। मोटे आदमी ने अंगड़ाई ली और मुड़कर कहने लगा, यार तुम बहुत परेशान कर रहे हो। मान गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैं मान खुराना के पास जाऊंगा। मोटा आदमी हंसा और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है बॉस को इससे फर्क पड़ता है? वह तो अपनी मस्ती में ही रहते हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि यहाँ क्या काम होता है और क्या नहीं। बाकी सारे लोग वहाँ तमाशा देख रहे थे और आपस में फुसफुसाते हुए हंस भी रहे थे, जैसे यह ऑफिस ना होकर कोई बाजार हो। चाहत शांत चेहरे के साथ वहाँ खड़ी थी और उसे अपने दिल में हैरानी हो रही थी। तभी उसने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी हैरानी उसके चेहरे पर दिखने लगी। मान ने कहा, मिस्टर मुखर्जी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह मैंने किसी और टीम से करवाया, क्योंकि आप लोग तो काम करना ही नहीं चाहते। यह अच्छा नहीं होगा कि मैं यहाँ के सारे लोगों को अभी के अभी यहाँ से निकाल दूं। इस बार मान अपनी असली आवाज में बात कर रहा था और उसकी आवाज कोल्ड और शांति थी, जिसे सुनकर वहां खड़ा हर एक इंसान डर से कांप उठा था। मोटा आदमी तो अपनी चेयर से नीचे ही गिर चुका था और बड़ी बड़ी आंखें कर उसे देख रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, मान सर। मान ने अपने चेहरे से मास्क हटाया। उसका मासूमियत और बचपन से भरा चेहरा इस समय सीरियस डेंजर दिख रहा था। उसने झुककर उस आदमी को देखा और कहा, तो तुम्हारा कहना है मैं काम नहीं करता? तुम्हें क्या लगता है मेरी कंपनियां ऐसे ही काम कर रही है? क्या तुम इन्हें चला रहे हो? नहीं, तुम अपने मोटा पेट ये बैठकर भर रहे हो। अभी के अभी यहाँ बैठा और खड़ा हर एक इंसान अपना रिजाइनिंग लेटर मेरे ऑफिस में भेजेगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। पूरा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट सदमे में जा चुका था। ये जॉब उन्हें कुछ महीने पहले ही मिली थी। मान के उन लोगों के लिए अच्छे बिहेवियर को देखकर वो लोग बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए थे और बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, जिस कारण मान के 3 प्रोजेक्ट खराब हो गए थे। इसीलिए आज वो डिसाइड करके आया था कि वो इन सबको यहाँ से निकाल कर ही रहेगा। आज से खुशी के ऑफिस को एक नाम देते हैं, सीरियस एंड सीक्रेट क्राइम सर्च ऑर्गेनाइजेशन, SSCSO। खुशी अपने केबिन में बैठी थी और एक फाइल हाथ में लेकर गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी हर्ष आया और कहने लगा, मैम हमें चलना होगा। खुशी का ध्यान टूटा और उसने कहा, तुमने कुछ कहा? हर्ष ने दोबारा कहा, हमें मीटिंग के लिए चलना है। उसने हाँ में सर हिलाया और हर्ष के साथ चले गई। बड़ा सा मीटिंग हॉल कई सारे लोगों से भरा था और सब अपनी पीठ सीधी कर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वहां बैठे थे। हेड प्रदीप ने कहा, ऑफिसर सभी जानते हैं कि वरुण सिसोदिया के कारण हमारा काम काफी बढ़ गया है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का राज खुलते खुलते बचा है। ये किसी को नहीं पता लगना चाहिए कि मिलिट्री और पुलिस से अलग भी एक विभाग है जो उन लोगों को पकड़ता है जो मिलिट्री और पुलिस की पकड़ से बाहर होते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सब और ज्यादा सतर्क होकर काम करें। उन्होंने खुशी की तरफ देखा और कहा, खुशी मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूं। खुशी ने तेजी से प्रदीप की तरफ देखा है। प्रदीप ने कहा, तुमने हाल ही में चल रही न्यूज सुनी होगी, बेस्ट साइकाइट्रिक डॉक्टर का अवार्ड जिस इंसान को मिलने वाला है उस पर कई लोग हमला कर चुके हैं और इस समय भी उसकी जान खतरे में है। उसे देश की तरफ से एक बड़ा सम्मान दिए जाने वाला है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। तुम्हें उसकी प्रोटेक्शन करनी है जब तक वो यहाँ रहेगा। खुशी का ये सुनकर रोने का मन कर रहा था। कहाँ वो इतने बड़े बड़े कैसे सॉल्व कर रही थी और कहाँ उसे एक डॉक्टर को प्रोटेक्शन देनी थी। उसने कहा, सर पर एक डॉक्टर को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? हेड प्रदीप ने सीरियस होकर कहा, जरूरत है। उनके पिता रिटायर आर्मी ऑफिसर है और उनका भाई एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO है। साथ ही वो खुद टॉप 100 से टॉप 3 बेस्ट साइकाइट्रिक में अपनी जगह बना चुके हैं। हमें हर जगह से ऑर्डर मिल रहे हैं कि उनकी प्रोटेक्शन काफी जरूरी है। इतनी सारी बातें सुनने के बाद खुशी मान ही गई, पर उसे खुद से डॉक्टर पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिस कारण उसे अपने कामों को रोकना पड़ेगा। खुराना कॉर्पोरेशन। मान के केबिन में चाहत अपने डेस्क पर बैठी मान को देख रही थी, जो अपने लैपटॉप में काम करते हुए एक हाथ से चिप्स खा रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल टेंशन नहीं थी कि उसने अभी अभी लगभग 40 लोगों को काम से निकाल दिया था। चाहत ने उसे इग्नोर करना ही ठीक समझा और वह अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठकर खड़ी हुई और मान के सामने जाकर कहने लगी, हमारी मीटिंग है। मान ने अपना सिर उठाया और प्यार से चाहत को देखकर कहने लगा, काश तुम ये कहती कि हमारी डेट है ना कि मीटिंग। चाहत ने बचकाने इंसान को इग्नोर किया जो थोड़ी देर पहले सीरियसनेस में खड़ूस बॉस दिख रहा था और कहा, हमें लेट हो रहा है। मान आलस लेते हुए उठा और चाहत के कंधे पर सर रखकर कहने लगा, देखना एक दिन सारा काम मैं तुम्हें दे दूंगा और आराम से तुम्हारे पास बैठकर तुम्हें यही चिप्स खिलाऊंगा। सीरियस एंड सीक्रेट क्राइम सर्च ऑर्गेनाइजेशन, SSCSO।
खुशी के कैबिन में खुशी घूरकर अपने हाथ में रखी फाइल को देख रही थी। उसके सामने बैठे विकास, सारिका और राज मुंह दबाकर हंस रहे थे। खुशी ने अपनी नजरें उठाई और आंखें छोटी करके देखकर कहने लगी, तुम लोगों को बहुत हंसी आ रही है तो जोर से क्यों नहीं हंसते। तीनों चुपचाप उसे देखने लगे और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगे। खुशी ने गुस्से में उन्हें घूरा और कहा, अगर तुम में से कोई फिर हंसा तो मैं उसे एक ऐसा केस दूंगी कि खत्म करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तीनों में से किसी की ने फिर खुशी पर हंसने की हिम्मत नहीं थी। विकास ने कहा, यार तुम इतना बुरा क्यों मान रही हो, वो एक डॉक्टर है, उसमें कौन सी परेशानी है। खुशी ने कहा, यही तो परेशानी है, कहाँ मैं मर्डर केस, स्मगलिंग केस करती हूँ और कहाँ मुझे एक बूढ़े डॉक्टर का बॉडीगार्ड बना दिया है। सारिका ने फाइल उठाकर देखते हुए कहा, इसमें तो उसकी उम्र 30 साल लिखी है। खुशी मैम देखना, क्या पता वो गुड लुकिंग और हैंडसम निकला और आपका उस पर दिल आ गया। खुशी ने मुंह बनाकर कहा, दिल माय फुट, मैं किसी भी पागलों के डॉक्टर को दिल देने वाली नहीं हूं। राज ने अपनी आवाज गहरी करते हुए कहा, खुशी मैम हो सकता है ये केस आपकी सोच बदल दे, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता जबरदस्ती या फायदे के लिए जोड़ा जाए। ये सुनते ही खुशी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। विकास ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं आप सच में अविनाश से शादी करने वाली है। खुशी ने बिना किसी भाव के कहा, उसे मेरी फैमिली ने चुना है और वैसे भी शादी मेरी जिंदगी में मायने नहीं देती और प्यार को मैंने कभी अपनी जिंदगी में जगह नहीं थी। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा काम इम्पोर्टेंट है और इस बात को अविनाश अच्छे से जानता है। तीनों लोग उदास होकर खुशी को देख रहे थे। उसकी होने वाली शादी सिर्फ एक डील थी, पर अविनाश बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं था। खुराना कॉरपोरेशन मान का सिर अभी भी चाहत के कंधे पर था और वो उसकी आंखों के सामने चिपका पैकेट दिखा रहा था। चाहत समझ नहीं पा रही थी कि वो क्यों इस नौकरी को करना चाहती है। कई बार उसे लगा कि उसे ये जगह छोड़ देनी चाहिए, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे यहाँ रुकने को कह रही है। उसने अपना कंधा झटका और दूर खड़ी होकर कहने लगी, चलिए मीटिंग है। मान ने मुंह बनाकर उसे देखा और 4-5 चिप्स निकालकर अपने मुंह में भर लिए। इस समय वह एक ऐसे बच्चे की तरह दिख रहा था जो गुस्से में बहुत सारी टॉफी खा रहा हो। एक पल के लिए चाहत उसे देखती रह गई, पर फिर उसे इग्नोर कर कर केबिन के बाहर निकल गई। मान ने भी जल्दी टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करा और चिप्स का पैकेट बेतरतीब ढंग से सोफे पर फेंक कर चाहत के साथ चला गया। जब वह लोग बाहर जा रहे थे तो उन्हें बिल्डिंग के बाहर डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के सारे लोग खड़े दिखे। उन सबका चेहरा परेशान और उदास था। डिपार्टमेंट हेड आगे आया और कहने लगा, मान सर प्लीज हमें मत निकालिए, यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है और आप जानते हैं अगर हमें यहाँ से निकाल दिया गया तो हमें कोई नौकरी नहीं देगा। मान इस समय काफी अच्छे मूड में था, अचानक कि उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, नौकरी क्या तुम लोगों ने कभी वो की है जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने में तुम सबके पास भेस बदल कर आया था। जानते हो उस इंसान का लाखों का नुकसान होते होते बचा है क्योंकि तुम लोगों ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। हमारी कंपनी के 2 प्रोजेक्ट भी इसी तरह खराब हो गई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कितना नुकसान होता है, फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि क्या मेरे कारण किसी और का नुकसान हो रहा है। हम पैसा कमा लेते हैं पर इज्जत, रेपुटेशन और भरोसा नहीं कमा सकते। बेहतर होगा तुम लोग बात ना बढ़ाते हुए चुपचाप रिजाइनिंग लेटर देकर यहाँ से चले जाओ। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई और जॉब नहीं देखा, तुम सब काबिल हो और तुम्हें नौकरी मिलेगी, पर तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। ये कहकर वहां से चला गया। वो लोग उसके पीछे जाना चाहते थे पर मान के बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। चाहत आगे चलते हुए मान का साइड फेस देख रही थी जो धूप में चमक रहा था। उसकी फेयर स्किन और गहरी आंखें उसे मिस्टीरियस दिखा रही थी। उसकी कही हुई बातों का इफेक्ट हर बार चाहत में एक अलग ही तरीके से होता था। हमेशा एक्सप्रेशंस लेस रहने वाली चाहत खुद में कुछ भावनाओं को पैदा होते महसूस कर सकती थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाई और सब कुछ रोकते हुए आगे चलने लगी। मान जानता था कि चाहत उसे देख रही है पर उसने अपना सिर घुमाकर उसे नहीं देखा। हाँ, लेकिन मन ही मन वो मुस्कुरा रहा था। जर्मनी नैतिक तिवारी बड़े डाइनिंग हॉल में बैठा था और उसके सामने अलग अलग तरह का खाना रखा गया था। उसने चम्मच उठाया और जैसे ही उसने पहला निवाला अपने मुंह में रखा, तीखेपन के एहसास से उसकी जीभ जल गई। उसने प्लेट उठाकर सामने खड़े शेफ के ऊपर फेंक दी जिससे उसके माथे से खून निकलने लगा और कहा, तो तुम मुझे तुम्हारा तीखा खाना खिलाकर मारना चाहते हो। ये कहकर उसने साइड में रखा रेड वाइन के गिलास से सिप लिया और अपने पीछे खड़े आदमी से कहा, इसे कुछ ऐसा खिलाओ जिससे इसे पता चले कि तीखा क्या होता है। पीछे खड़े आदमी ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद शेफ जमीन पर पड़ा था। उसके होंठ सूजकर लाल हो चुके थे और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। कुछ लोग अभी भी उसके मुंह में अलग अलग तरह की मिर्च और तीखे खाने को डाल रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह मर सकता। नैतिक तिवारी आराम से अपना खाना खा रहा था और उसने शेफ की चीखों को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद जब उसका खाना हो गया तो उसने नैपकिन से हाथ पोंछा और बाहर जाते हुए कहने लगा, इसके टुकड़े कर कर मगरमच्छ को खिला दो।
नैतिक तिवारी लिविंग रूम में आकर सोफे पर बैठा। उसके सामने कई सारे लोग खड़े थे। एक आदमी जिसके गले में स्कार्फ था और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था, वह आगे आया और कहने लगा, बॉस, हमने हर जगह अपने आदमियों को फैला दिया है, वह जरूर मिल जाएगी। नैतिक तिवारी मुस्कुराया और कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है वह इतनी आसानी से मिल जाएगी? अगर ऐसा होता तो मैं उसे कब का ढूंढ चुका होता। सनी, याद रखो, वो दुर्गा है, एक ऐसी लड़की जिसने 200 लोगों को अकेले मार डाला था, और वह भी क्यों, ये तो तुम्हें अच्छे से याद होगा। 3 साल पहले हुए हादसे को याद करते ही सनी डर से कांप उठा था। उसे अभी भी अपने कानों में किसी के रोने की और चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। नैतिक तिवारी ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वही आवाजें फिर सुना सकता हूँ। लड़की, आगे आओ। पीछे कई सारी लड़कियां चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ी थी। उनमें से एक, जिसे नैतिक तिवारी ने बुलाया था, वो डरते हुए आगे आई। नैतिक तिवारी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके लंबे बालों को खींचते हुए कहने लगा, सनी, तुम सुनोगे? सनी ने ना में सिर हिलाया और कहा, मैं जांच जारी रखता हूं, इस बार आपको निराशा नहीं होगी। यह कहकर वहां से ऐसे गायब हुआ जैसे मौसम के हवा। सनी को इस तरह वहां से जाता देख नैतिक तिवारी जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने पास बैठी लड़की को देखा और उसकी आंखें बुरे इरादों से चमकने लगी। वो उसके बालों को पकड़ते हुए ही वो उसे खींचकर अपने रूम में ले गया। यूनिक फूड रेस्टोरेंट। चाहत और मान जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर गए, वहां के ओनर खुद ने ग्रीट करने आए थे। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, मिस्टर मान, आपका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है, प्लीज मैं आपको आपके टेबल तक ले चलता हूँ। मान ने सिर हिलाया और उस इंसान के साथ अपनी टेबल तक चला गया। दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। ओनर के वहां से जाते ही मान के फेस का सीरियस लुक गायब हो गया और वह अपने दोनों हाथ अपने सिर के पीछे रखकर कहने लगा, मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि मैं यहां से भाग जाऊं। मुझे विकास को ही भेज देना चाहिए था, वह भी इस मीटिंग को हैंडल कर सकता था। कम से कम मैं इस समय सो तो जाता। चाहत बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। मान ने झुककर अपने दोनों हाथ अपने गाल पर रखे और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए चाहत को देखकर कहने लगा, अब तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। चाहत उसकी बात सुनी और चुपचाप अपने हाथ में पकड़ी फाइल्स को देखने लगी। मान टेबल पर रखे शोपीस को गोल गोल घुमाते हुए कहने लगा, यार तुम इतनी ज्यादा बोरिंग क्यों हो? जानू बाबू, सोना, कुछ तो कहो मुझे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारा एक नाम रखता हूँ। ये कहते हुए अपना सिर ऊपर करके बैठ गया जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने चाहत की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हारे नाम सोच लिया। अनएक्सपेक्टेड। चाहत का सिर अपने आप हो गया। मान ने अपने सारे दांत निकाले और हंसते हुए कहा, तुम सच में मेरे जरिए कोई नाम चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हें अब से। गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं चाहत का निकनेम क्या रखूं जो मान उसे दे। एक काम करिए ना, आप एक क्यूट सा लिखकर मुझे सजेस्ट करिए जो हमारा प्यारा मान खडूस चाहत को दे। सीरियस एंड सीक्रेट क्राइम सर्च ऑर्गेनाइजेशन, SSCSO। हर्ष खुशी के केबिन में आया और उसे एक फाइल देते हुए कहने लगा, रिपोर्ट आ गई है। खुशी ने ध्यान से सारी डिटेल्स को पढ़ी और कहा, खुराना कॉर्पोरेशन, हमें यहाँ जाना होगा। इस इंसान को मरने के पहले आखिरी बार वही दिखाया गया था। विकास और सारिका को बोलो, वह भी हमारे साथ चलेंगे। हर्ष ने कहा, मैम, क्या पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को भी साथ ले जाना पड़ेगा? खुशी अपनी सीट की तरफ झुक गई और कहने लगी, जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ मामला और बड़ा दिखेगा। हम पहले सीक्रेट में इन्वेस्टिगेट करते हैं, अगर ऐसा लगा कि इसे ओपनली दिखाने की जरूरत है तो पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर यह आदमी इंडिया का नहीं लग रहा है। हर्ष ने कहा, मैम, आपको कैसे पता? खुशी ने कहा, जाहिर सी बात है, उसकी बॉडी बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हुई थी और हम उसका चेहरा नहीं पहचान सकते, पर उसके जूते वो ऐसी ब्रांड के थे जो इंडिया में नहीं मिलते और शायद यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। हो सकता है कि वह बाहर से खरीद कर उन्हें लाया हो, पर फिर भी सीसीटीवी फुटेज में उसका जो धुंधला सा फेस दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि वो कोई फॉरेनर है। अब सवाल यह आता है कि किसी फॉरेनर को कोई इतनी बुरी तरह क्यों मारेगा? चलो चलते हैं। ये कहकर खुशी खड़ी हुई और अपना ब्लेजर पहनकर बाहर जाने लगी। उनका ऑफिस एक सरकारी ऑफिस की तरह ही था, जहां पर दीवारों पर सादे रंग और पुराने डेस्क रखे हुए थे, यहां तक कि वहां के दरवाजे भी लकड़ी के थे। बिल्डिंग के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में जनता सेवा संस्था लिखा था। खुशी, विकास, हर्ष और सारिका चारों मिलकर खुराना कॉर्पोरेशन के लिए निकल गए। यूनिक फूड रेस्टोरेंट। मान अब चिड़चिड़ा हो चुका था क्योंकि वो पिछले आधे घंटे से क्लाइंट का वेट कर रहे थे। मान खड़ा हुआ और वहां से जाने ही वाला था कि कुछ लोग तेजी से वहां आए और कहने लगे, सॉरी सर, मेम थोड़ा बिजी थी। मान ने आंखें छोटी कर उसे देखा और कहा, फिर अपनी मैं को कहो कि वो बिजी ही रहे, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है। ये कहकर वह आगे की तरफ बढ़ने लगा और चाहत चुपचाप उसके पीछे जा रही थी। तभी एक पतले और सुंदर से हाथ ने मान के एक हाथ को पकड़ लिया। मान मुड़ा और सामने खड़े
इंसान को देखने लगा लड़की सुंदर थी, उसके लंबे पैर उसकी शॉर्ट ड्रेस से दिख रहे थे और उसकी होंठों पर चेरी रेड कलर की लिपस्टिक उसको और सुंदर दिखा रही थी। उसके गोल्डन कल बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे जैसे वह अपने एक हाथ से पीछे कर रही थी। लड़की ने कहा, लास्ट चांस दे दीजिए मिस्टर मान, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मान को लगा कि उसे किसी लड़की को मना नहीं करना चाहिए, एक जेंटलमैन हमेशा लड़कियों की इज्जत करता है। ये सोचते हुए उसने हाँ में गर्दन हिलाई और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। ये देखकर लड़की के होठों के कोने ऊपर की तरफ मुड़ गए जो ये चाहत ने देख लिए थे। सबके वापस बैठ जाने पर लड़की ने अपना हाथ आगे कर कहा, मैं समृद्धि पाठक, हम आपकी कंपनी के साथ एक डील करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है और मेरे पापा चाहते हैं कि आप इसमें हमारे साथ काम करें। मान अपनी ने आईब्रो को ऊपर कराओ। कहा, तो आपके पापा के कहने पर मैं आपके साथ काम करने लगूं जिनमें टाइम का वैल्यू भी नहीं है। समृद्धि मुस्कुराई और कहने लगी, मिस्टर मान, अब आप हमारी इंसल्ट कर रहे हैं। मान ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और कहा, पहले मुझे जानना है प्रोजेक्ट क्या है। समृद्धि के पीछे खड़े लोगों ने टेबल पर एक मैप रख दिया और समझाने लगे। आदमी जिसका नाम शुभ था उसने कहा, ये 50 एकड़ की जमीन है जहां पर हम कॉम्प्लेक्स के साथ एक मॉल और स्टेडियम बनवाना चाहते हैं। जिस जगह पर यह जमीन है वहां पर काफी लोग रहते हैं जिन्हें अपनी जरूरतों का सामान लेने दूर जाना पड़ता है, पर अगर हम वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो लोग वहां आकर अपने लिए घर खरीद सकते हैं और उन्हें हर चीज जिनकी उन्हें जरूरत होगी वो अपने आसपास में मिल जाएगी। यह प्रोजेक्ट काफी बड़ा होने वाला है। मार्केट में हर कोई जानता है कि रियल एस्टेट के मामले में खुराना कॉरपोरेशन सबसे आगे है और सब ये भी जानते हैं कि आपकी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है वो सबसे बेस्ट होता है। मान ने ध्यान से मैप को देखा और एक पॉइंट को इशारा करते हुए कहा, यह जगह यहाँ पर बस्ती एरिया है, क्या आप लोगों ने उनसे भी वो जमीन खरीदी है। समृद्धि मुस्कुराई और कहने लगी कि क्या जरूरत है, हम उन लोगों ने अपने तरीके से वहां से हटा देंगे। मान ने कहा, तो रहने दीजिए। समृद्धि ने कहा, क्या रहने दीजिए। मान ने कहा, वो लोग काफी सालों से रह रहे हैं और उन्हें वहां से हटा देंगे तो वह कहां जाएंगे। अगर आप लोग उन्हें अच्छे से कंपनसेट करते हैं तो मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। समृद्धि अपना हाथ अपने गाल पर रखकर कहने लगी, आई मस्ट से लोग सही कहते हैं, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं। मान ने बिना किसी भाव के कहा, इसे दयालु होना नहीं कहते, किसी का हक छीन कर कुछ पाना सबसे बड़ी गद्दारी होती है और मुझे वो पसंद नहीं। समृद्धि ने कहा, तो ठीक है, हम आगे की चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सब कुछ डिसाइड हो जाने के बाद समृद्धि और मान खड़े हुए। मान उससे हाथ मिलाने ही वाला था कि समृद्धि आगे आई और मान को अचानक गले लगाने लगी। मान अपनी जगह जम गया, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। समृद्धि ने जो परफ्यूम लगा हुआ था वो काफी स्ट्रांग स्मेल का था जिससे मान को ऐसा लग रहा था जैसे वो दम घुटने से मर जाएगा। थोड़ी देर बाद समृद्धि उससे अलग हुई और कहने लगी, आप सच में बहुत हैंडसम है। ये कहकर उसकी तरफ झुकी और उसके कान में सिडकेटिव टोन में कहने लगी, और मैं भी सुंदर हूँ, आप चाहे तो हम रात में मिल सकते हैं। उसकी अजीब आवाज और शब्दों को सुनकर मान को गुजबमज आने लगे थे। वो तुरंत से दूर हुआ और अजीब मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, हम ऑफिस में मिलते हैं। सबने हाँ में सर हिलाया और वहां से चले गए। उन सब के वहां से निकलने के बाद मान ने एक गहरी सांस ली और कहा, हे भगवान, ये कौन सी चुड़ैल थी, मैं तो मर ही जाता। रात में मिलेंगे, रात में तो भूतों का ही इलाका होता है, मैं नहीं जाऊंगा। उस समय क्या पता मुझे वश में कर ले। चाहत पीछे खड़ी उसकी बकवास को सुन रही थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि ये इंसान दूसरों के सामने इतना ज्यादा सीरियस और रेपुटेड दिखता था और अकेले में और खास करके उसके सामने पागल और बच्चा दिखता था। यूनिक फूड रेस्टोरेंट। चाहत अपने सामने बैठे इंसान को देख रही थी जो टेबल पर रखी सारी डिश को झूठा कर चुका था और उसका मुंह अभी भी इतना भरा था कि जैसे कभी भी फट सकता हो। मान ने अपना सिर उठाया और खाना खाते हुए बोलने की कोशिश की, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। चाहत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और साइड में रखे पानी के गिलास को उसकी तरफ खिसका दिया। मान ने जल्दी से पानी पिया और कहा, अच्छा तो बताओ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। फिर अपनी पीठ सीधी करते हुए कहने लगा, हाँ मुझे पता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए तो तुम मुझे देखती रहती हो, पर इतना भी मत देखा करो, मुझे नजर लग गई तो। चाहत ने अपना सिर झुकाया और प्लेट में रखे पास्ता को खाने लगी। मान अपना चाहत से कुछ और बकवास करने के लिए खोला ही था कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने मुंह बनाकर फोन को कोर्ट से बाहर निकाला और स्क्रीन पर नाम देखते ही कहने लगा, इस विकास को मुझसे क्या काम है, एक तो पहले ही मुझे उस चुड़ैल के साथ मीटिंग करने के लिए फंसा दिया। ये कहकर उसने कॉल रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से विकास की आवाज आई, सर कुछ लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं। मान ने कहा, क्या वो पुलिस तो नहीं है, हमने सारे टैक्स पे कर दिए थे ना और कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे, कहीं उन सारे एम्प्लॉयज ने मेरे खिलाफ केस तो नहीं कर दिया कि मैंने उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया।
क्या वो लोग मुझे जेल ले जाएंगे? नहीं नहीं, मुझे वहां का खाना नहीं पसंद। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े बर्गर का बाइट लिया। ऑफिस में विकास अपने सिर की मालिश कर रहा था और मान की लंबी बकवास को खत्म होने का इंतजार किया था। जैसे ही मान शांत हुआ, विकास ने तुरंत कहा, नहीं सर, उन लोगों का कहना है कि हमारे ऑफिस से थोड़ी दूरी पर एक मर्डर हुआ है और उस इंसान को 2 बार हमारी ऑफिस बिल्डिंग के बाहर देखा गया है, इसलिए वो जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ कोई उसे जानता है। मान ने आंखें बड़ी बड़ी कर कर कहा, क्या मर्डर? विकास, तुम मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दो। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, क्या पता वो लोग मेरा मर्डर करना चाहते हैं और गलती से बेचारा आदमी मर गया। भगवान उसकी कुर्बानी के लिए उसकी आत्मा को शांति देना। चाहत अजीब समूह बनाकर मान को देख रही थी। उसने खुद से कहा, क्या ये आदमी कभी सीरियस नहीं हो सकता? दूसरी तरफ विकास का मन कर रहा था कि वह अभी अपना फोन तोड़ दे और उसके बाद अपना सिर फोड़ ले। उसने खुद से कहा कि आखिर क्यों उसे ऐसा बॉस मिला है। लंबी सांस लेकर विकास ने खुद को शांत किया और कहा, मैंने बात कर ली है सर, और वह लोग आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें कंपनी के बाहर का सीसीटीवी फुटेज चाहिए था, तो मैं आपसे जानना चाहता था कि मैं वो दूं या नहीं। मान ने कहा, दे दो, हमें हमेशा पुलिस की मदद करनी चाहिए। अगर कभी हम पर केस हुआ तो वह लोग हमारी मदद के बदले हमें छोड़ भी तो सकते हैं। विकास ने मुंह बनाकर फोन को देखा और ओके कहकर फोन कट कर दिया। फोन की कट होते ही मान ने बेतरतीब ढंग से उसे टेबल पर पटका और वापस खाने पर कंसंट्रेट करने लगा। खुराना कॉरपोरेशन। खुशी, ध्रुव, विकास और सारिका रेस्टिंग लाउंज में बैठे थे और दूर से विकास को काफी परेशान होते होकर किसी से बात करते देख रहे थे। सारिका ने कहा, मैम, आपको नहीं लगता मिस्टर विकास कुछ ज्यादा ही परेशान है? खुशी ने कहा, शायद उनके बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक हो, उन्हें बात करने में दिक्कत हो रही होगी। बड़ी कंपनी के बॉस ऐसे ही होते होंगे, वो बहुत कम बोलते हैं और बहुत ज्यादा कोल्ड ऑरा वाले होते हैं। सारिका ने हाँ में सिर हिलाया और सीधी बैठ गई। विकास उनके पास आया और कहने लगा, चलिए मैं आपको दे देता हूं, और सर आज आपसे नहीं मिल पाएंगे, मैं जल्दी आपसे उनके मिलने का इंतजाम करूंगा। खुशी ने सिर हिलाया और सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट करके और कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन लेकर वो लोग वहां से चले गए। शास्त्री कॉलोनी एक बड़ा इलाका जहां कई सारे लोगों के विला थे। उन्हीं में से एक विला में तरुण अपनी मां से सुगंधा और पिता विक्रम के साथ बैठा था। सुगंधा ने तरुण से कहा, कल की पार्टी की सारी तैयारी हो चुकी है, तुमने इम्पोर्टेंट गेस्ट को बुला लिया है ना? तरुण ने हाँ में सर हिलाया और कहा, मैंने काफी सारे रेपुटेड लोगों को बुलाया है और मुझे उम्मीद है कि वह सब आएंगे, बस एक इंसान को छोड़कर। विक्रम ने तरुण की तरफ देखा और कहा, वह कौन है? तरुण ने गहरी सांस ली और कहा, मान खुराना, वह कभी किसी पार्टी में शामिल नहीं होते। लोगों का कहना है कि वो बहुत ज्यादा अजीब है। उन्होंने इंडिया की कंपनी में वापस आती अपनी कंपनी का आधे से ज्यादा एम्प्लॉय बदल दिए थे और आज एक और न्यूज आई है कि उन्हें अपने डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के सारे स्टाफ को ऑफिस से निकाल दिया है। सुगंधा ने कहा कि सच में बहुत अजीब बात है, पर इंसान का साथ होना हमारे लिए अच्छा ही है। वो सब बातें कर ही रहे थे कि एक लड़की सूट पहनकर वहां आई। उसकी काली आंखें चमक के साथ उन सबको देख रही थी। वो काफी एलिगेंटली चलकर उनकी तरफ आ रही थी। सुगंधा ने जैसे ही उसे देखा कहा, तुम कहाँ गई थी, इधर आओ। काम्या ने कहा, मॉम में पार्लर गई थी। आफ्टर ऑल कल इतनी बड़ी पार्टी है। सुगंधा ने काम्या को खुशी से देखते हुए कहा, अच्छी बात है, तुम ही तो हो जो मेरी बहू बनने के लायक थी, और कल सब ये देखकर जरूर चौंक जाएंगे कि काम्या नंदा हमारी बहू है। काम्या और सुगंधा अपनी बातों में इतना खो गई थी, उन्होंने तरुण की तरफ नहीं देखा, जिसका ये बात सुनकर एक्सप्रेशन बुरी तरह चेंज हो चुका था। उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा गुजरा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ऐसा होते ही उसका दिल अचानक दर्द करने लगा। वो उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं बाकी काम देख लेता हूँ, आप सब आराम कीजिए। ये कहकर वहां से चला गया। विक्रम जी ने कहा, इन 2 सालों में तरुण कुछ ज्यादा ही बदल गया है। सुगंधा ने मुंह बनाया और कहा, ये सब उस मनहूस के कारण है। इधर रेस्टोरेंट निकलने के बाद चाहत मान के साथ उसकी कार में बैठी हुई थी। मान ने आगे देखकर ड्राइव करते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली में कौन है? चाहत ने बिना किसी भाव बिका, मेरा कोई नहीं है। ये सुनते ही मान ने अचानक से कार का ब्रेक लगा दिया, जिससे चाहत का सिर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। मान ने तेजी से अपना सिर घुमाकर चाहत की तरफ देखा और उसको उसके कंधों से पकड़कर कहने लगा, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारे कोई नहीं है? मैं हूं ना, तुम्हें पता है ऐसे कहने जाओ तो मेरा भी कोई नहीं है, पर तभी भी मेरे पास कहने के लिए मम्मी पापा और एक भाई है। मेरे भाई और मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। उसी तरह मैं ये बदल नहीं सकता कि मेरा कोई नहीं है, पर अब से तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि तुम्हारा कोई नहीं है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मान खुराना की गर्लफ्रेंड ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। मान लगातार बोले जा रहा था और चाहत चुपचाप उसे देख रही थी। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मैं हूं ना तुम्हारे लिए।
ऐसे शब्द जो चाहत के लिए मायने नहीं देते थे, उन्हें मान के मुंह से सुनकर उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। एक निराशा का बादल उसे अपनी आंखों पर छाता हुआ दिख रहा था, जो उसकी आंखों को धुंधला कर रहा था। मान ने चाहत की आंखों की तरफ देखा जिनमें आंसू थे, और अचानक ही उसे अपने दिल में तेज दर्द महसूस होने लगा। उसने चाहत को कस के गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाते हुए कहने लगा, शांत हो जाओ, तुम क्यों रो रही हो? मुझे तुम्हें इसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये पहली बार था जब उसने चाहत को किसी तरह का इमोशन एक्सप्रेस करते देखा था, और उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसकी इमोशन को ऐसे इफेक्ट किया कि उसकी आंखों में खुशी की चमक की जगह दुख के आंसू आ गए थे। चाहत मान के बाहों के घेरे में खुद को बहुत सेफ फील कर रही थी। उसकी जिंदगी में उसके पास ऐसा कोई कभी नहीं था जो उसे सेफ फील कर सके, पर मान की वो छोटी सी हग उसे मान पर भरोसा करने को कह रही थी। उसने अपने आप को मजबूत किया और मान से दूर होकर कहने लगी, सर हमें लेट हो रहा है। ये कहते हो उसे अपने चेहरे पर एक गीलेपन का एहसास हुआ। उसने अपने गाल पर हाथ रखा और हैरान हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे। आखिरी बार वो 3 साल पहले रोई थी, वह भी अपनी जिंदगी में पहली बार। उसके पहले ना उसने कभी आंसू बहाया था, और उसके बाद उसकी आंखें सूखे रेगिस्तान की तरह हो गई थी। सीरियल सीक्रेट क्राइम सर्च ऑर्गेनाइजेशन SSCSO, खुशी, लक्ष्य, राज, ध्रुव, विकास और सारिका हेड प्रदीप के सामने बैठे थे। खुशी ने एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, सर यह इंसान जर्मनी से है और ये 2 दिन पहले ही इंडिया आया था। इसका जर्मनी में छोटा सा बिजनेस है और उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। हेड प्रदीप ने गंभीर होकर कहा, क्या तुम भी वही सोच रही हो? खुशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, मुझे लगता है यह नैतिक तिवारी से कनेक्ट है। उसकी लास्ट लोकेशन जर्मनी में ही दिखाई गई थी जब मैंने इस केस को विड्रॉ कर दिया था। इस समय खुशी का फेस बहुत ज्यादा सीरियस लग रहा था। ध्रुव ने कहा, पर उसे यहाँ कोई कैसे मार सकता है? क्या वह किसी को ढूंढने आया था? विकास ने कहा, मुझे भी यही लगता है। वो पिछले 2 दिनों से पूरे शहर में किसी को ढूंढ रहा था और आखिरी बार वो खुराना कॉर्पोरेशन के बाहर ही देखने मिला। सारिका ने कहा, आपको नहीं लगता वरुण सिसोदिया के क्राइम के बाहर आने में एक लड़की का हाथ था जिसे हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा था? हालांकि वो बहुत ज्यादा धुंधली थी और उसका फेस नहीं दिख पाया था, और इस आदमी के केस में भी हमें एक लड़की ही देखने मिली। ऐसा हो सकता है? सबने सारिका की तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, हमें उस लड़की को ढूंढना चाहिए। अचानक से खुशी ने कहा, हमें उसे नहीं ढूंढना चाहिए। उस आदमी को जिस तरह से मारा गया है वो बहुत अजीब है। मैंने ऐसी बड़ी इमोट पहले कभी नहीं देखी। वो लड़की बहुत माहिर है। उसी ने वरुण सिसोदिया को एक पोच किया, वो भी ऐसे कि उसका कनेक्शन नैतिक तिवारी से ना दिखे। हमें इंतजार करना चाहिए, वो जरूर कुछ सामने आएगी। उसके बाद उसने छोटा सा मुंह बनाकर हेड प्रदीप को देखा और कहा, पर मुझे डॉक्टर वाला केस नहीं चाहिए। अगर उस पागल को डॉक्टर को प्रोटेक्ट करते करते मैं भी पागल हो गई तो तिवारी को कौन पकड़ेगा? माहौल जो पूरी तरह से सीरियस हो रहा था, खुशी के उन बातों को कहने से माहौल बहुत हल्का हो गया था। सब खुशी को तरस भरी नजरों से देख रहे थे और मुंह दबाकर हंस भी रहे थे। खुशी ने घूर कर सबको देखा और कहा, मैंने पहले भी कहा था मुझ पर कोई नहीं हंसेगा। हेड प्रदीप ने अपने कोट में से एक चॉकलेट निकाली और खुशी को देते हुए कहने लगे, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। खुशी ने जल्दी से चॉकलेट ली और रैपर फाड़कर खाते हुए कहने लगी, बताइए। हेड प्रदीप ने कहा, मुझे तुम्हारे पापा ने ये तुम्हें देने को कहा है। खुशी एक और बाइट चॉकलेट का लेने वाली थी, उसका चेहरा उसी जगह रुक गया। उसने आंखें बड़ी बड़ी कर हेड प्रदीप को देखा। हेड प्रदीप ने गहरी सांस ली और कहा, उन्होंने कहा है तुम कोई सीरियस केस ना लो, और सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने रिक्वेस्ट कर तुम्हें ये केस दिलवाया है। खुशी ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बनाई और कहा, डैड ने ऐसा किया, मैंने पहले ही उनका घर छोड़ दिया है और उनके कहे लड़के से शादी भी कर रही हूं, तो फिर वो क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हेड प्रदीप ने कहा, उन्हें तुम्हारी चिंता है, वह नहीं चाहते कि तुम और खतरनाक केस को हैंडल करो। और फिर थोड़ा झेपते हुए कहने लगे, असल में वह तो तुम्हें यहां से ट्रांसफर करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य ने कहा, क्या फिर खुशी मैम कांस्टेबल बनेगी? उसने इतना ही कहा था कि एक बड़ा का रजिस्टर उसके मुंह में लगा। खुशी ने उसे घूर कर कहा, हिम्मत है तो एक और बार मुझे हवलदार करके देखो। जो काम मैं करती हूँ ना वो हवलदार का नहीं है। लक्ष्य अपने सर को सहलाते हुए कहने लगा, ठीक है, कम से कम आप हवलदार ना कहकर कांस्टेबल तो कहिए। खुशी ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और कहा, क्या फर्क पड़ता है? और फिर हेड प्रदीप को देखकर कहने लगी, आप चिंता मत करिए, मैं घर जाऊंगी और उन लोगों से पूछूंगी कि अब उन लोगों को मुझसे क्या चाहिए। सभी ने निराश होकर उसे देखा। खुशी की फैमिली उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती थी, और यह बात वो लोग अच्छे से जानते थे कि उसकी फैमिली खुशी को हमेशा उसके काम को लेकर ब्लैकमेल कर लेते थे।
चाहत ने घर आकर देखा कि ज्यादातर सामान खत्म हो चुका है, इसलिए वो मार्केट चले गई। उसकी नज़र मार्केट साइड पड़ी जहां पर एक ग्रुप घूम रहा था। लोगों को देखकर चाहत की आंखें छोटी हो गई। उसने ऑटो वाले से रुकने को कहा और पैसे देकर वहां से चले गई। वह उस ग्रुप के पीछे ही थी, उनकी आवाज उसके कानों तक पहुंच सकती थी। ग्रुप लगभग 6 से 7 लोगों का था। एक आदमी ने कहा, हमें यहाँ रहने के लिए जगह ढूंढनी होगी। प्लान 2 हफ्ते बाद का है। एक बड़ा धमाका होगा जिसके लिए हमने 0001 को चुना है। उस नंबर को सुनते ही चाहत के पैर अपनी जगह जम गए। उसने उन लोगों की आगे की बात सुनना जारी रखा। दूसरे आदमी ने कहा, इस बार कुछ ज्यादा खतरनाक नहीं हो जाएगा। एक और आदमी ने कहा, ये बड़ा होगा और ये लोगों के दिल में डर भरने के लिए काफी होगा। वैसे भी हमें उस इंसान को मारने के लिए काफी सारे लोगों से पैसे मिले हैं। पहले आदमी ने कहा, मुझे तो समझ नहीं आता, एक पागलों के डॉक्टर को मारने के लिए सब इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? हमें अलग अलग जगह से कॉन्ट्रैक्ट आया है। दूसरा आदमी अपने हाथ में चाबी को घुमाते हुए कहने लगा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब सिर्फ पैसों से होना चाहिए। वैसे भी उस लड़की ने हमें ऐसी ऐसी चीज बना कर दी है कि हम आज दुनिया को वैसे ही खत्म कर सकते हैं। चाहत जो उनके पीछे ही चल रही थी, उसके हाथों की मुट्ठी इतनी ज्यादा कस चुकी थी कि अब उसकी नसें हरे रंग की दिखने लगी थी। जब वो सब आदमी एक सुनसान गली में पहुंचे तो उन्हें अपने पीछे से एक ठंडी आवाज सुनाई दी, तो मेरे बनाए हुए सामान का काफी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। सारे लोग अपने शरीर में एक अजीब सी कपकपी महसूस कर सकते थे और उनकी पीछे मुड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। सेक्टर बी एक ऐसी जगह जहां ज्यादातर आर्मी के परिवारों के घर देखने मिलते हैं। बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर इसी एरिया में अपने लिए विला और मैंशंस लेना पसंद करते हैं। खुशी ने अपनी बाइक को एंट्रेंस पर पार्क किया और हेलमेट हटाकर उतर गई। गार्ड ने जैसे ही खुशी को देखा, उसने इज्जत से सर झुकाया और दरवाजे को खोल दिया। खुशी तेज कदमों से अंदर चली गई। घर बहुत शानदार था और उसका इंटीरियर पूरा इंडियन था। लिविंग रूम में वुडन वॉल्स थी जिन पर कई सारे फोटोज थे। खुशी की नजर भी उन फोटोज पर गई जिसमें एक छोटी बच्ची अपने पापा की गोदी में बैठकर हंस रही थी, तो किसी में वो अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़कर चल रही थी। 17 साल की होने के बाद से वहां पर उस लड़की की कोई फोटो नहीं थी। ये देखकर खुशी को निराशा हुई। उसने अपने मन में उठ रही दुख करने वाली भावनाओं को छुपाया और चुपचाप लिविंग रूम में बैठी रही। एक नौकर पहले ही ऊपर खबर देने जा चुकी थी। थोड़ी देर बाद किसी के भारी कदमों की आवाज सीढ़ियों की तरफ से आने लगी। ज्यादातर चीजें लकड़ी का होने के कारण आवाज काफी तेज थी। खुशी ने अपना सिर उठाकर सीढ़ियों की तरफ देखा। ब्राउन कलर की वुडन स्टेयर से एक 50 साल का इंसान चलकर आ रहा था। उसकी आंखें बहुत ज्यादा तेज थी और उनके चेहरे पर एक रोब था। उनके पीछे एक 45 साल की औरत आ रही थी जिसने सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। दोनों लोग खुशी के पास दूसरे सोफे पर आकर बैठे। खुशी ने बिना देरी किए कहा, जनरल धनराज, क्या आप बता सकते हैं कि आपने मेरे सीनियर को मुझे मेरे केस से हटाने को क्यों कहा? जनरल धनराज ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कहा, क्या तुम मुझे अभी भी मेरे नाम से बुलाओगी? खुशी ने मुंह फेर लिया और कहा, वो आप ही थे जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था और कहा था कि आपका मुझसे कोई रिश्ता नहीं है, तो मैं आपको डैड चुका हूं। खुशी ने सामने बैठी औरत को देखकर कहा, मैसेज दीप्ति धनराज, ये तो बताएंगे नहीं, आप ही बता दीजिए। एक बार आप लोगों ने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि पिछली बार जब आप लोगों ने मुझे मेरी नौकरी से हटाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, तब आपने मेरी सगाई अविनाश सूर्यवंशी से करवा दी थी। दीप्ति शर्मिंदा हो गई। उसने कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। जनरल धनराज ने कहा, तुमने सही सोचा और अब तुम्हें पता है कि तुम यहाँ किसी काम से ही आए हो, तो सुन लो। अविनाश के परिवार वाले बोल रहे हैं कि तुम कब तक शादी के लिए मना करोगी? तुम पहले ही 24 की हो चुकी हो और तुम दोनों की सगाई को 1 साल हो गया है। खुशी सरकेस्टमली मुस्कुराई और कहने लगी, ओह, तो आप फिर प्लेनिंग होने लगी है। वैसे आप लोगों ने मेरी जिंदगी के लिए नया फैसला लेने के लिए कौन सी तारीख निकाली है? जनरल धनराज ने बिना किसी भाव के कहा, 2 महीने बाद हम लोगों ने सब तय कर लिया है। तुम्हें सिर्फ शादी के लिए कुछ दिन की छुट्टी लेनी है। खुशी खड़ी हुई और वहां से जाते हुए कहने लगी, मुझे टाइम बता दीजिए, मैं 3 से 4 घंटे की छुट्टी ले सकती हूँ और वैसे भी शादी का इवेंट तो रात में होगा, तो उस दिन मैं कोई छुट्टी नहीं लूंगी। जनरल धनराज गुस्से में खड़े हुए और कहने लगे, क्या तुम्हारी भी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती है? तुम कैसे खुद की शादी में ही अपनी ड्यूटी पर जा सकती हो? खुशी ने मुड़कर अपनी पीठ को सीधा किया और कहा, मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा काम है। मैंने हमेशा उसे चुना है और यह कभी नहीं कहा कि आप लोग मेरी जिंदगी साथ जैसा खेलना चाहे वैसा ना खेले। मैंने हमेशा खुद को एक खिलौना बनाकर आपको दिया हुआ है और आप लोगों ने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। कर लीजिए। फिर से ये कहते हुए वह तेज कदमों से वहां से चली गई। दीप्ति ने उदास होकर दरवाजे की तरफ देखा और कहा, धनराज, तुम क्यों उसके साथ ऐसा करते हो? जनरल धर्मराज मुंडे और अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहने लगे, मैं वही करता हूं जो उसके लिए सही है। तुम जानती हो, जो काम वो करती है उसमें हमेशा उसकी जान को जोखिम है, पर फिर भी वो करना चाहती है।
मार्केट उन लोगों ने पीछे मुड़कर देखा और जैसे ही उनकी नज़र वहां खड़ी लड़की पर गई उनका शरीर अपनी जगह जम गया। लड़की ने सिंपल सूट पहना हुआ था और उसकी दुपट्टे से उसका पूरा चेहरा ढका था। वो लोग सिर्फ उसकी आंखें देख सकते थे, पर वह आंखें जिन्हें वो कभी नहीं भुला सकते थे वो उनके सामने अभी थी। एक आदमी ने डरते हुए कहा, दुर्गा तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? चाहत ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया और कहा, दुर्गा कभी मरती ही नहीं है, तुम जितनी कोशिश करोगे मैं उतनी बार जिंदा होकर लौट आऊंगी। उसकी आवाज बहुत ठंडी और डरावनी थी। आसपास लोगों की भीड़ थी, पर जिस जगह खड़े थे वह जगह पूरी तरह खाली थी क्योंकि वहां दुकानों के बनने का काम हो रहा था। वो लोग पीछे मुड़े और वहां से भागने लगे। चाहत ने जल्दी से एक डंडे को उठाया और उसे उनके पैरों की तरफ से का दो लोग जमीन पर गिर गए, बाकी अभी भी वहां से जा ही रहे थे। चाहत में उसी डंडे को उठाकर फिर से वार किया और उन सबको भी गिरा दिया। उन लोगों ने सोचा जब वह भाग नहीं सकते तो उसे उनसे लड़ाई ही कर लेनी चाहिए। सब ने पोजीशन ले ली और चाहत से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसा ही उन लोगों ने हमला किया, चाहत ने अपने हल्के हाथों से उन सबको पंच और किक मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो सब जमीन पर पड़े थे। चाहत ने झुककर एक आदमी की जेब से उसका फोन निकाला और उसमें कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद उसे फोन में एक फोटो दिखने लगा। लड़का 30 साल का था और दिखने में काफी हैंडसम था। एक पल के लिए चाहत को लगा जैसे हो मान को दिख रही हो। उसने डिटेल्स पढ़ी। वर्ल्ड टॉप साइकियाट्रिस्ट विराज खुराना, जिसे मारने के लिए अलग अलग गैंग को लोगों को भेजा हुआ है। चाहत समझ गई कि ये उनमें से ही सिर्फ एक गैंग है। उसने फोन को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और उसी आदमी की जेब से निकाले हुए साइलेंसर वाली बंदूक से उन सभी के सिर के बीचों बीच गोली मार दी और 0001 नाम का डिवाइस जिससे वो लोग इस जगह को ब्लास्ट करने वाले थे वह अपने साथ ले गई। जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्हें यही लग रहा था कि वह लोग कोई शराबी है जो शराब पीकर वहां बेहोश पड़े हैं। चाहत ने गोली को इस तरह उनके सर में मारा था कि वो सीधा अंदर जा चुकी थी और सिर के उस हिस्से से थोड़ा खून बह रहा था। तभी एक आदमी जो दुकान बनाने का काम कर रहा था उसने ध्यान से उन लोगों को देखा और जोर से चीख पड़ा। उसकी आवाज सुनकर लोग वहां इकट्ठा हो गए। उन सारे लोगों को जिन्हें वो शराबी समझ रहे थे मरा हुआ देखकर माहौल दहशत से भर गया और वहां अफरा तफरी मच गई। ग्लासडोर पैलेस मान बालकनी में खड़ा था और उसके एक हाथ में कॉफी का कप था। उसे बार बार चाहत का आंसू से भरा चेहरा याद आ रहा था। वो उसकी आंखों में दिख रही निराशा को भूल ही नहीं पा रहा था। उसने अंधेरे होते आसमान की तरफ देखा और कहा, तुझे हंसाने की इच्छा थी पर तुझे रुला कर आए हैं, तुझे पाने की इच्छा थी दिल में छुपा कर आए हैं। तो क्यों हमेशा रूठी रहती है? हम तो अपनी सांसें और धड़कन तुझे देखकर तुझे मनाने आए हैं। चाहत, जिस तरह तुम्हारे आंसुओं ने मुझे अपना माना है एक दिन तुम्हारा दिल भी मुझे अपना मान लेगा। पता नहीं क्यों जब भी तुम्हें देखता हूँ ऐसा लगता है कोई गहरा जख्म है जो तुम अपने दिल में लेकर चल रही हो, पर मान खुराना उसे भरकर रहेगा। वो खुद से बातें कर ही रहा था कि उसका फोन रिंग करा। स्क्रीन पर नाम देते हैं। उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कॉल रिसीव कर कर कहा, भाई कैसे हो? विराज ने कहा, ये तो मुझे पूछना चाहिए, आजकल मेरा भाई एक लड़की को पटाने में लगा है, वह कैसा है? सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक हफ्ते बाद ना आकर आज ही आ जाऊं, मुझे मिलना है यार उस लड़की से। मान ने मुंह बनाकर कहा, अब बहुत हो गया, मैंने आपको ये क्या बता दिया कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है? आप तो पीछे पड़ गए हो। वैसे आप सच में नेक्स्ट वीक का रहे हो? विराज ने कहा, हाँ हाँ आ तो रहा हूँ, पर इस बात को अभी सीक्रेट रखा गया है। ये सुनते ही मान के हाव भाव बदल गए और उसने सीरियस होकर कहा, भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं अपने गार्ड अप की प्रोटेक्शन के लिए भेज देता हूँ। आप पर पहले ही 2 बार हमला हो चुका है। विराज ने कहा, जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे प्रोटेक्शन दी जाने वाली है और मैं इस तरह उन्हें मना नहीं कर सकता। मान काफी परेशान था। उसने कहा, भाई मेरे गार्ड्स आपको सीक्रेटली भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। विराज हंसा और कहने लगा, भाई मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ और उन लोगों ने स्पेशलिस्ट को ही चुना है, चल अगले हफ्ते मिलते हैं, बाय। ये कहकर विराज ने फोन कट कर दिया। मान अभी भी काफी परेशान था। उसका भाई कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था जिस कारण उसके दुश्मन बन गए थे और उसके खुद के दुश्मन और उसके पापा के दुश्मन भी उसके भाई को ही टारगेट बना देते क्योंकि वो कुछ ज्यादा सीधा था और उनकी कमजोरी भी। खुशी के घर चाहत ने घड़ी की तरफ देखा। रात के 12 बजे बज चुके थे पर खुशी अभी तक घर नहीं आई थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने खुशी का नंबर डायल किया। काफी देर तक रिंग जाने के बाद भी किसी ने फोन नहीं उठाया, पर जैसे ही कॉल कट होने वाला था दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हो गया। चाहत ने कहा, तुम कहाँ हो?
दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई। उसने कहा, मैडम क्या आप इनकी रिश्तेदार हैं? ये हमारे बार में है, आप इन्हें यहाँ से ले जाएं, इन्होंने काफी शराब पी हुई है। चाहत ने जल्दी से एड्रेस पूछा और घर से निकल गई। जब वो उस बार में पहुंची तो उसने देखा जगह लोगों की भीड़ से भरी थी और दुआ और शराब की बदबू वहां फैली हुई थी। कई सारे लोग ग्रुप में बैठे थे और कुछ यंग लड़के लड़कियां वहां पर नशा कर रहे थे। जगह को देखते ही चाहत को गुस्सा आने लगा था कि खुशी ऐसी जगह क्यों आई है। उसमें जल्दी से खुशी का नंबर डायल किया और उस आदमी से जगह पूछकर काउंटर तक पहुंच गई। खुशी टेबल पर सिर रखकर बैठी थी और बार बार कुछ बड़बड़ा रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने बहुत ड्रिंक की हुई है। चाहत ने काउंटर पर खड़े आदमी को देखकर कहा, मैं इसे लेने आई हूँ। आदमी ने कहा, ले जाइए मैडम, यह अभी 2 लोगों को मार चुकी है और हाँ, इन्होंने 3 बियर की बोतल भी फोड़ दी है। उसके पैसे देकर जाइए और उन्होंने जितना ड्रिंक किया है उसके भी। चाहत ने जल्दी से पैसे दिए और खुशी को अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। घर पहुंचकर उसने खुशी के कपड़े बदले और उसे नींबू पानी पिलाने की कोशिश करने लगी। खुशी ने जैसे ही उस खट्टे स्वाद को चख, उसमें जल्दी से गिलास को दूर धकेला और लड़खड़ाते हुए खड़े होकर कहने लगी, तुम तो चाहत हो, वही जो बिल्कुल नहीं बोलती। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? पता है वो लोग भी मुझसे बात नहीं करते, हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी थोपते रहते हैं। आज भी उन लोगों ने मेरी जिंदगी का एक और फैसला ले लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये कहते हुए वह आंसू भरी आंखों के साथ जोर जोर से हंसने लगी। खुशी की ऐसी हालत देखकर चाहत को अपने दिल में एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने खुशी को पकड़कर बेड पर लिटाया और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगी, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। खुशी ने चाहत के हाथ को जोर से पकड़ा और अपनी मासूम नजरों से उसे देखकर कहने लगी, वो लोग अच्छे नहीं हैं क्या? मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ? पहले उन्होंने मेरी जबरदस्ती सगाई कराई, अब वह मेरी नौकरी छुड़वाना चाहते हैं। उन्होंने कह दिया कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे उस अविनाश से शादी करनी होगी। नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती उससे शादी करना। उसे देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती है जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मुझे बहुत गंदे तरीके से देखता है। चाहत, तुम मुझे बचा लोगी? जैसे ही शब्द चाहत के कान में पड़े, उसे अपनी आंखों के सामने एक रोती हुई परछाई दिखने लगी जो जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यादों के झरोखे को महसूस करते ही चाहत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जोर से खुशी को गले लगाया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी को कुछ नहीं करने दूंगी। मुस्कान, तुम्हें कुछ नहीं होगा मुस्कान। ये कहते हुए आंसू को एक कतरा चाहत की आंखों से बह गया। उसे पता ही नहीं चला कि उसे कब वैसे ही नींद आ गई। चाहत एक सपना देख रही थी जिसमें एक लड़की को जमीन पर बांधा गया था। उसे बांधने के लिए 4 बड़े बड़े लकड़ी के खंभे लगे थे जिससे उसके हाथों और पैरों को उनसे बांधा हुआ था। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। आसपास कई सारे आदमी खड़े थे और वो सब एक एक कर उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक खंभे से एक लड़की बंधी हुई थी जिसका चेहरा थोड़ा सांवला था और उसकी आंखें गुस्से से भरी थी। वो चिल्लाकर कह रही थी, दूर हो जाओ उससे, मैं तुम सबको मार डालूंगी। उसकी आवाज सुनकर सब जोर जोर से हंस रहे थे। एक आदमी खंभे से बंधी लड़की के पास गया और कहने लगा, दुर्गा, ये तुम्हें दिखाने के लिए ही है, देखो तुम्हारी मुस्कान को देखो। उसने इतना कहा ही था कि एक जोरदार चीख दुर्गा की कानों से होकर गुजरी। चाहत घबराते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। उसका शरीर पसीने से भीगा था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही है। उसने साइड में देखा, खुशी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी। ये देखकर चाहत ने राहत की सांस ली और उसका सिर सहलाने लगी। अतीत के पन्ने उसके दिमाग में खुलने लगे थे जिन्हें वह काफी समय पहले दफन कर चुकी थी। अगली सुबह खुशी की जब नींद खुली तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपने सर पर हाथ रख और कहा, ओह खुशी, क्या जरूरत थी इतना पीने की, हो गया ना सिर दर्द। खुद से बातें कर ही रही थी कि उसके सामने एक नींबू पानी का गिलास आ गया। उसने सिर उठाकर देखा, चाहत बुरी तरह उसे घूर रही थी। चाहत की उन खतरनाक नजरों को अब खुद पर महसूस करते हैं खुशी का शरीर कांप उठा। उसने कहा, तुम मुझे वहां से लाई हो? चाहते बिना किसी भाव की कहा, इसे पियो और तैयार होकर बाहर आओ। ये कहकर वहां से चली गई। खुशी ने एक आह भरी। उसे महसूस हो रहा था कि वह पत्थर दिल लड़की उससे गुस्सा है। उसने जल्दी से फ्रेश होकर कपड़े बदले और नींबू पानी पीकर बाहर आ गई। चाहत ब्रेकफास्ट के टेबल पर उसी का इंतजार कर रही थी। खुशी चेयर पर बैठकर कहने लगी, तुम गुस्सा हो? चाहत ने उसकी प्लेट में खाना डाला और कहा, खाना खाओ। खुशी ने उससे ज्यादा कुछ कहना सही समझा और चुपचाप खाना खाने लगी। चाहत भी अपने नाश्ते को चुपचाप खत्म कर रही थी। तभी अचानक से वो बीच में कहने लगी, तुम्हें इतनी शराब नहीं पीनी।
चाहिए? खुशी ने अपना सिर उठाया, उसका चेहरा दर्द से भरा था। उसने कहा, कुछ चीजों को भुलाने के लिए शराब सबसे अच्छी चीज होती है। चाहत ने अपना चम्मच नीचे रखा और उसे गंभीरता से देखकर कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है जो सिर्फ शराब से सुलझ सकती हो। ये तुम अपने मन को बहलाने के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें कोई चीज नहीं करनी या किसी की बात नहीं माननी तो वह तुम्हारी मर्जी है। अगर कोई तुम्हें जबरदस्ती कुछ करने के लिए मजबूर करेगा तो तुम्हें आवाज उठाना चाहिए, वरना क्या फायदा तुम्हारा इतना बड़ा ऑफिसर होने का। दूसरों की जिंदगी सुधारने वाला अगर खुद सह रहा हो तो उस हिसाब से सबसे बड़ी हार वही होती है। ये कहते हुए चाहत ने साइड में रखा अपना बैग उठाया और घर पर चले गई। खुशी एक तक दरवाजे को देख रही थी, उसका मन कई सारे सवालों से भर चुका था। खुराना कॉर्पोरेशन। चाहत का दिमाग बहुत खराब था, उसे रह रहकर कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। जैसे ही वो लिफ्ट से ऊपर जाने वाली थी, उसे अपने कानों में कुछ लोगों की आवाज सुनाई दी। कुछ लड़कियां वहां ग्रुप बनाकर बातें कर रही थी। एक लड़की ने कहा, देखो वह आ गई, यह वही लड़की है ना जो आजकल मान सर के साथ बहुत रह रही है। दूसरी लड़की ने कहा, शोभा तुम ठीक कह रही हो, मैंने भी देखा है सर अक्सर इसके आगे पीछे बहुत घूम रहे हैं। क्या इसने सर कोई जादू कर दिया है? पहली लड़की, जिसका नाम शोभा था, उसने कहा, हाँ, अपने आप को शांत और इनोसेंट दिखाकर ही इस बड़ी लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश करती है। क्या पता इसने मान सर को किस तरह खुश कर दिया हो। वैसे भी ये पूरा टाइम सर के कैबिन में ही रहती है। पहले तो चाहत उनकी बातों को इग्नोर करना चाहती थी, पर जैसे ही उसने जिस्म की नुमाइश शब्द सुना, उसकी आंखें ठंडी हो गई और गहरा काला साया दिखने लगा। वो मुड़ी और वहां खड़ी सारी लड़कियों और स्टाफ जो उसी के बारे में बातें कर रहा था उन्हें घूरने लगी। उसकी नजर ऐस बड़ी ई थी जिससे वहां खड़ा हर एक इंसान अपने आप कांपने लगा था। वह नहीं जानते थे कि इस लड़की से कैसा ऑरा निकल रहा है जो उन्हें उससे नजरें मिलाने नहीं दे रहा। चाहत ने अपने धीमे कदमों को उनकी तरफ बढ़ाया और कहा, अपने शब्दों को दोहराओ। उसकी आवाज शांति थी पर बहुत भयानक। शोभा उससे डर गई पर खुद को मजबूत कर चाहत को घूरते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम वो नहीं हो। तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये जो सलवार कमीज के पीछे तुमने अपनी गंदी इरादे छुपा कर रखे हैं ना, वहां सब जानते हैं। बॉस भी तुम्हें जल्दी कंपनी से निकाल देंगे। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए लोगों के बिस्तर पर चढ़ने वाली लड़कियों में से ही हो तुम। शब्दों के खत्म होते ही वो लड़की के पैर जमीन पर नहीं थे और सब हैरानी से उधर देख रहे थे। चाहत ने अपने हाथ से उसका गला पकड़ा हुआ था और वह लड़की जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर लटक रही थी। सांस न आने के कारण उसका चेहरा लाल होने लगा था और वो चटपटा रही थी। चाहत ने बिना किसी भाव के कहा, तुम ये काम काफी अच्छे से जानती हो, लगता है तुम्हें भी पता है कि लोगों को बेड पर कैसे खुश किया जाता है। अगर तुम्हारे पास एक क्लाइंट की कमी हो रही है तो अपनी सहेलियों को साथ ले जाओ, वो तुम्हारी मदद करेगी। यह कहकर उसने अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाया। सब डरते हुए उसे ही देख रहे थे। चाहत ने अपना हाथ वापस खींच लिया जिससे शोभा धड़ाम से जमीन पर गिर गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। चाहत में अपना वक्त जाया ना करते हुए लिफ्ट की तरफ वापस कदम बढ़ा दिए और मान के केबिन की तरफ चली गई। थोड़ी दूरी पर मान थोड़ी देर पहले ही ऑफिस पहुंचा था और कॉरिडोर में खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था, इसीलिए वहां कोई उसे देख नहीं पाया था, पर बातों को शोर उसने भी सुना था और चाहत की बुराई भी। इससे पहले कि वह कुछ कहता, चाहत ने अपने कदम बढ़ा दिए थे और मान देखना चाहता था कि चाहत क्या करने वाली है, पर चाहत का एक्शन देखकर सच मान हैरान हो गया था। उसने नहीं सोचा था लड़की सीधे किसी का गला पकड़कर उसे मार डालना चाहेगी। सीरियस एंड सिगरेट क्राइम सर्च ऑर्गेनाइजेशन। खुशी अपने केबिन में बैठी थी, उसका एक हाथ अपने सिर पर था। उसकी टीम मेंबर उसके सामने ही थे। ध्रुव ने कहा, मैम आपका सिर दर्द कर रहा है। खुशी रोता हुआ चेहरा बनाकर कहने लगी, मैंने कल बहुत ड्रिंक कर ली थी और मैं बार में ही बेहोश हो गई थी। चाहत मुझे घर ले गई और उसने मुझे बहुत डांटा है। सारिका ने कहा, आपने फिर से ड्रिंक की? आपको पता है ना, जब आप नशे में होती है तो आपको खुद नहीं पता चलता कि आप क्या कर रही है। खुशी उदास होकर कहा, क्या करती मैं? जनरल धनराज ने एक और कंडीशन सामने रख दी है। यू नो वॉट, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी है। ये कहते हुए उसके होंठ कड़वाहट से ऊपर उठ गए थे। वहां बैठा हर एक इंसान अपने आप को उदास महसूस कर सकता था। विकास ने कहा, आप कभी उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? आपको उन्हें मना करना चाहिए। यह आपकी जिंदगी है और कानून के दायरे में भी आप एक अडल्ट हैं और अपने फैसले खुद ले सकती है। खुशी नीचे की तरफ झुक गई और कॉफी पीते हुए कहने लगी, मैं ऐसा कर सकती हूँ पर मैं देखना चाहती हूँ माता पिता होने के नाते वो और कितना गिर सकते हैं। शायद हो वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं जब अविनाश मेरा रेप कर कर मुझे उसके घर के कोने में कहीं फेंक देगा। लक्ष्य को खुशी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मैम आप जानती हैं अविनाश कितना बड़ा प्लेबॉय है, कितनी लड़कियों की जिंदगी उसने बर्बाद की है और उसकी फैमिली अपने बिजनेस में कितने सारे गलत काम करती है। फिर भी आपके पापा उनसे आपकी शादी कराना चाहते हैं। क्या वो आपका सिर्फ बुरा चाहते हैं?
खुशी ने कुछ नहीं कहा। ये बात वो भी नहीं जानती थी कि क्यों उसके मम्मी पापा उसकी शादी अविनाश जैसे इंसान से कराना चाहते हैं। वह देखना चाहती थी कि यह सब कब तक चलेगा। खुशी ने अपनी नजरों को झुकाया और गहरी आवाज में कहा, मेरी जिंदगी में प्यार कभी मायने नहीं देता था, पर अगर बात मेरी इज्जत पर आएगी तो शायद वह अविनाश जिंदा ना रहे। उसे औरतों से खेलने में बहुत मजा आता है और मैं उसे बताऊंगी कि औरत क्या होती है। उसे नफरत थी ऐसे लोगों से जो लड़कियों का इस्तेमाल करते थे, इसीलिए वह नैतिक तिवारी को दुनिया से ही मिटा देना चाहती थी। लड़कियों की तस्करी, रेप और कई सारे बुरे कामों में नैतिक तिवारी का नाम सबसे ऊपर था, जिसे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया था। खुराना कॉरपोरेशन चाहत कैबिनेट पहुंचकर अपने काम में बिजी हो चुकी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने अपना सिर उठाया और पाया कि मान केबिन के दरवाजे से टिक कर खड़ा था और एक तक उसे देख रहा था। मान का चेहरा देखते हैं चाहत को कार का सीन याद आ गया, जिससे उसके दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगी, जिसे उसने काफी समय से महसूस ही नहीं किया था। मान धीमे कदमों से उसके पास जाने लगा। उसने ब्लू जीन्स के साथ व्हाइट शर्ट पहना था। उसके गहरी आंखें चाहत को देख रही थी और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। चाहत के करीब पहुंचकर वो झुका और उसकी टाइट जुड़े में बंधे बालों को देखकर कहने लगा, तुम इन्हें खोलती क्यों नहीं हो? जानती हो, जब तुम अपने बाल खोलूंगी तो तुम्हारी खूबसूरती काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, पर वो खूबसूरती और तुम सिर्फ मुझे मेरे लिए चाहिए हो। ये कहते हो उसकी आंखें अजीब से जुनून से चमक रही थी। उसने थोड़ा आगे बढ़कर चाहत के गालों पर किस कर दिया। चाहत पूरी तरह सदमे में जा चुकी थी। वह अपने चेहरे पर हुए ठंडे एहसास से अपने आप को गर्म महसूस कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, केबिन का दरवाजा अचानक खुला, जिसे मान ने अंदर आते समय बंद कर दिया था, और वहां से कुछ लोग अंदर आए। चाहत और मान को उस पोजीशन में देखकर सब हैरान थे। वो दोनों इस तरह की पोजीशन में थे जैसे वो फ्रेंच किस कर रहे हो। विकास अपना गला साफ करते हुए कहने लगा, सॉरी सर, हम बाद में आते हैं। तभी मान का ध्यान टूटा और उसने पीछे मुड़कर देखा। विकास, समृद्धि पाठक और उसके कुछ साथी वहां खड़े थे। समृद्धि बुरी तरह चाहत को घूर कर देख रही थी, जिसे वो उसे नजरों से ही मार देगी। मान ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी अभी मीटिंग थी, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हुए वह सोफे पर बैठ गया और फिर उसके बाद बाकी सब भी वहां आ गए। चाहत अपनी जगह से उठकर मान के पीछे खड़ी हो चुकी थी। ऑकवर्ड सिचुएशन को फिल करने के बाद भी उसके चेहरे पर किसी तरह की शर्म या गुस्से के भाव नहीं था। समृद्धि ने अपने बालों को पीछे झटकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मान, हमने नहीं सोचा था आप पर अपनी सेक्रेटरी के साथ बिजी है। उसके वर्ड्स थोड़े अजीब थे जो मान समझ रहा था। उसने कहा, हाँ, पर अपने डिस्टर्ब कर दिया। उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर देखकर समृद्धि ने आगे कुछ नहीं कहा और अपने साथ बैठे लोगों को कुछ इशारा किया। आदमी एक फाइल आगे की और कहा, हमने आपकी कंडीशन को फॉलो किया है और इस बारे में आगे रिपोर्ट भेजी है जांच करने के बाद कि वो लोग 50 साल से ज्यादा समय से बाहर रह रहे हैं या नहीं, हम उन्हें कंपनसेट करेंगे। मान ने फाइल हाथ में ली और ध्यान से उसे पढ़ने लगा। उन लोगों ने उसकी सारी कंडीशंस को फॉलो किया था। उसने फाइल बंद कर दी और कहने लगा, तो ठीक है, हम साथ में काम कर सकते हैं। सब तय हो जाने के बाद वो लोग एग्रीमेंट और बाकी चीजों पर डिस्कशन करने लगे। समृद्धि में पीछे खड़ी चाहत को देखा और कहा, हे यू, तुम्हें नहीं लगता जब तुम्हारे बॉस किसी से इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रहे हैं तो तुम्हें उन सब के लिए कॉफी सर्व करनी चाहिए? मान ने अपनी आंखें चढ़ाई और समृद्धि को देखा। चाहत ने बिना किसी भाव के अपने सर को हिलाया और वहां से चली गई। उसका इस समय कोई लड़ाई करने का मन नहीं था। थोड़ी देर पहले हुए इंसिडेंट से वह वैसे ही भाग जाना चाहती थी। चाहत के वहां से जाते ही मान का चेहरा डार्क हो गया। उसने गहरी आवाज में कहा, मिस समृद्धि, में मेरा स्टाफ को किसी भी तरह की परेशानी में डालना पसंद नहीं करता। आप भी उनसे अच्छे से बिहेव करें। हमारे यहाँ कैंटीन एरिया है जहां से आपके लिए कॉफी मंगाई जा सकती है, पर वह काम दूसरे लोगों का है, ना कि चाहत का। मेरी सेक्रेटरी वही करती है जो मैं उसे कहता हूँ। समृद्धि एक पल के लिए मान को देखकर डर गई और फिर अपना चेहरा अपने एक हाथ में लेते हुए कहने लगी, तो वह सारी चीजें करती है जो आप उसे कहते हैं। इसके बाद उसने तेज मुस्कान के साथ धीरे से कहा, वो हुआ आपको सेटिस्फाई करती है? मान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची और कहा, अगर आपने फिर से किसी गलत शब्द का इस्तेमाल किया तो आप भूल जाएं कि यह डील आपको मिल रही है, और दूसरी बात कि यह डील कोई और भी एक्सेप्ट करेगा। जर्मनी नैतिक तिवारी पूल में स्विमिंग में तैर रहा था, जिसमें नीले पानी के साथ हल्का लाल रंग घुला हुआ था, और साइड में दो लड़कियां पानी के ऊपर तैर रही थी जैसे वह जिंदा ही ना हो। तिवारी ने अपना सिर बाहर निकाला, अपने बालों से पानी को झटकते हुए बाहर खड़े गार्ड से कहने लगा, इन दोनों को यहां से ले जाओ, ये बिल्कुल अच्छी नहीं थी। गार्ड ने लड़कियों को पूल से बाहर खींच लिया, जिनका शरीर नीला पड़ चुका था। नैतिक तिवारी कब से उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती कर रहा था और आखिर में जब वह उनसे इरिटेट हो गया तो उसने उन्हें मार डाला और वही पूल में फेंककर स्विमिंग करने लगा था।
पुल की साइड में बैठकर उसने शराब पीते हुए पीछे खड़े आदमी से कहा, विनोद तुम्हारे पास कुछ अच्छा है? विनोद ने सर झुकाया और कहा, बॉस मैंने आपको बताया था कि जो एजेंट वहां पर उस फोन की लोकेशन ढूंढने गया था जिससे लॉस्ट वेबसाइट को ओपन किया गया था, उसकी मौत हो गई है। एक जगह पर पहुंचकर जब उसे फोन पर लोकेशन मिल रही थी तो वह जगह ब्लास्ट हो गई थी और उसके साथ वह आदमी भी मर गया था। और आज हमें खबर मिली है कुछ गैंग्स एक आदमी को मारने के लिए उस शहर में घूम रही है, जिनमें से यह गैंग को कल किसी ने मार डाला। ये रही उनकी फोटोज। ये कहते हुए विनोद ने कुछ फोटोज नैतिक तिवारी के हाथ में दे दी, जिसमें उस ब्लास्ट हुए आदमी का कटा फटा शरीर भी था। नैतिक तिवारी ने आदमियों की फोटो तो देखी जिनके सिर में एक छेद था। उसने फोटो को फेंका और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसने अपने सिर के उसे पर हाथ लगाया जहां पर उसका कान नहीं था और कहा, दुर्गा दुर्गा तुम कितना छुपना चाहती हो, पर तुम्हारी अच्छाई और दूसरों को बचाने की इच्छा तुम्हें बाहर ही ले आती है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पिछले 3 सालों से तुम कैसे छुपी, पर जो भी हो अब मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। विनोद जो कब से चुपचाप खड़ा था उसने हिम्मत कर कहा, सर आप उस लड़की को क्यों ढूंढना चाहते हैं? कि सुनते ही नैतिक तिवारी का चेहरा काला पड़ गया और उसने कहा, वो निकलौती ऐसी लड़की है जिसने नैतिक तिवारी को लगभग मार डाला था, जिसके कारण मुझे अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी, तब भी इलाज के जरिए मेरा कटा कान वापस नहीं आ सका। मुझे वो चाहिए, मैं उसे इतनी बुरी तरह बर्बाद कर देना चाहता हूँ कि वो जिंदा रहते हुए सिर्फ और सिर्फ एक लाश बन जाए। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी शराब को पिया और कहा, मैंने पहले भी ऐसा किया था और उस बार वह मर गई थी, पर मुझे खुशी नहीं मिली थी क्योंकि उस समय भी उसकी आंखों में डर नहीं था। नैतिक तिवारी उस दिन पर याद करने लगा। सब खत्म हो जाने के बाद और दर्द भरी चीखों के चुप हो जाने के बाद दुर्गा ने सबको मार डाला था और आखिरी में खुद के साथ पूरी जगह को ब्लास्ट कर दिया था, जिसमें नैतिक तिवारी का आधे से ज्यादा शरीर उसके चेहरे के साथ जल गया था। इसीलिए कोई नहीं जानता था कि अब नैतिक तिवारी का चेहरा बदल चुका है। मार्केट पुलिस की भीड़ जमा होकर एक जगह को घेर कर खड़ी थी और कुछ अलग अलग दुकानों से जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। लोगों से पूछताछ पर उन्हें पता चला था कि वह लोगों उन्हें उसी हालत में वहां मिले थे और उनके आसपास कोई भी नहीं था। जिस बंदूक से उन लोगों को गोली लगी थी वह भी उन्हीं में से एक साथी के पास थी। एक ऑफिसर जो घुटनों के बल बैठकर उन लाशों के ढेर को देख रहा था, उसने कहा, यह मर्डर है। पीछे खड़े जूनियर ऑफिसर ने कहा, सुशांत सर आप कैसे कह सकते हैं? सुशांत ने अपनी फिंगर पॉइंट कर कहा, देखो इन सबके सिर के बीचों बीच गोली का निशान है और किसी का भी 1 इंच अलग नहीं है। जिसने भी इन्हें मारा है वह बहुत प्रोफेशनल है, जैसे बचपन से गन चला रहा हो। ये कहते हुए सुशांत की आंखें छोटी हो गई थी। उसने कहा, गन को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजो, इस पर किसी अनजान की उंगलियों के निशान मिले तो मुझे बताओ और यहाँ लगे सीसीटीवी कैमरा से पता करो कि इन लोगों को किसी और के साथ देखा गया है कि नहीं। मुझे मार्केट का यह एरिया पूरी रखनी चाहिए। वह बातें कर ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक मीठी आवाज सुनाई दी, यह सब बहुत बोरिंग है। सुशांत मुड़ा और उसने देखा वहां पर खुशी और उसकी टीम खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए उनके पास गया और कहने लगा, खुशी मैम आप यहाँ? खुशी ने सुशांत से हाथ मिलाया और कहा, हाँ समझ लो आजकल लोग शायद मुझे परेशान करने के लिए ही मरते जा रहे हैं। ये कहते हुए वो क्राइम एरिया में जाकर देखने लगी। उसने पीछे खड़े लक्ष्य से कहा, मुझे वो रिपोर्ट दिखाओ। लक्ष्य ने फाइल खुशी के हाथ में दे दी। खुशी ने फाइल में दिख रही फोटोज को सामने पड़ी लाश के फोटो से मैच किया और कहा, 5 साल पहले इसी तरह कुछ लोगों को मारा गया था जिनकी लाश एक गांव की नदी के किनारे मिली थी। खुशी ने सीरियस होकर सुशांत को देखा और कहा, ऐसा लगता है यह वही किला है, पर पिछले 3 सालों से उसके जरिए करा हुआ कोई मर्डर सामने नहीं आया है। प्रशांत ने सिर हिलाया और कहा, लगता है वो फिर एक्टिव हो गया है। खुशी ने अपने माथे पर हाथ रखा और सुशांत ने कहा, पता नहीं और कितने कितने केस मिलने वाले हैं। सुशांत हंसा और कहने लगा, हाँ आप पहले ही उस अजीब से ब्लास्ट वाले मर्डर केस को हैंडल कर रही हो ना? खुशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहने लगी, चलो जब तुम्हें आसपास के सीसीटीवी फुटेज मिले तो उसे मुझे भेज देना। अगर केस सिंपल हुआ तो उसे तुम ही हैंडल करना और कोई दिक्कत हो तो डिपार्टमेंट में ईमेल कर देना। ये कहकर वो जरूरी जानकारी इकट्ठा कर वहां से चली गई। खुराना कॉरपोरेशन चाहत जब कॉफी लेकर कमरे में वापस आए तो उसे महसूस हुआ कि माहौल काफी बदल चुका है। उसने टेबल पर कॉपी रखी, वापस मान के पीछे खड़ी हो गई। समृद्धि में कॉफी का कप उठाया और कहने लगी, क्या आप एक डिनर पर चलना चाहेंगे? अब तो हम पार्टनर बन गए हैं। ये कहते हुए उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। मान ने मन में कहा, ये चुड़ैल मुझे रात में कहीं ले जाना चाहती है। ये हर बार रात में ही क्यों बुलाती है? जरूर इसमें कुछ घोटाला है।
चाहत मान को ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे उसकी मन की बातें समझ रही हो। उसने एक आह भरी और डायरी में देखकर कहने लगी, सॉरी मैं सर को आज एक पार्टी में जाना है। समृद्धि ने मुंह बनाकर चाहत को देखा और कहा, ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो कि मिस्टर मान कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं। चाहत की बात सुनकर मान खुश हो गया और अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर कहने लगा, चाहत सही कह रही है मिस समृद्धि, मुझे सच में एक बहुत जरूरी पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं चल सकता, इसे अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। समृद्धि ने खड़े होकर मान से हाथ मिलाया और आगे बढ़कर से गले लगाकर कहने लगी, जाते हैं मिस्टर मान, अब तो मुलाकात होती रहेगी। यह कहते हुए वह अपनी एक आई ब्लिंक कर कर वहां से चली गई। वह नजारा देखकर मान के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने मुड़कर चाहत को देखा और पप्पी फेस बनाते हुए कहने लगा, तुमने मुझे बचा लिया, आज फिर तुमने उस चुड़ैल से मुझे बचा लिया। क्या तुम्हें पता है वो रात में ही मुझे बार बार क्यों बुलाती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैम्पायर हो और रात में मेरा खून पी जाना चाहती हो? वैसे भी मेरा खून बहुत मीठा है, तभी तो देखो जब भी मैं कैंपिंग में जाता हूँ मुझे बहुत सारे मच्छर काटते हैं। चाहत ने उसकी बातों को इग्नोर किया और कहा, पार्टी शाम को 6 बजे है। मान ने आंखें बड़ी बड़ी कर कर उसे देखा और कहा, अरे मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मुझे तो लगा तुमने वह मुझे बचाने के लिए कहा था। चाहत ने बिना किसी भाव के उसे देखा और कहा, पर मैंने हाँ कर दी है। ये कहते हुए वहां से चली गई। मान ने एक आह भरी और अपने फोन से विकास को फोन करते हुए कहने लगा, मेरे लिए एक अच्छा सा सूट ले आओ। मान सूट्स काफी कम पहनता था, उसे कैजुअल्स पहनना बहुत पसंद है। उसका बस चले तो गुड नाइट सूट में ऑफिस आ जाए। थोड़ी देर बाद विकास एक शाइनी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट वहां लेकर आया जो इटली से कस्टमाइज बनवाया गया था। उसने कहा, सर आपका सूट? ये कहते हुए उसके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी। उसका बॉस पार्टियों में जाना पसंद नहीं करता था, भले ही वो बहुत मनमौजी था, पर उसे छोटी छोटी जगहों और जश्नों में ज्यादा मजा आता था। एक बार तो मान जंगली कबीलों में पहुंच गया था। जब वह अकेले कैंपिंग पर गया था, मान ने विकास के हाथ से सूट खींचा और उसके सिर पर मारते हुए कहने लगा, तुम क्या सोच रहे हो? विकास अपने ख्यालों से बाहर आया और कहने लगा, सर वो एक कपल पार्टी है, आपको एक पार्टनर की जरूरत है। ये सुनते ही मान का मुंह बन गया, पर फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखने लगी। उसने विकास से कहा, तुम कभी कभी बहुत अच्छा काम करते हो। ये कहते हुए वो तेज कदमों से चाहत के डेस्क के पास गया और कहने लगा, तुमने मुझे इस पार्टी में जाने पर मजबूर किया है और वह कपल पार्टी है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उसके शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे कोई जिद्दी बच्चा अपने मम्मी पापा से पिकनिक पर जाने को कह रहा हो। चाहत ने अपना सिर उठाया और कहा, नहीं। मान ने अपने दोनों हाथ फोल्ड किए और बॉसी ही अंदाज में कहने लगा, ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है और तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम्हें मेरे साथ मेरी हर बिजनेस पार्टी इवेंट्स में शामिल होना होगा। लॉजिकल बात सुनकर चाहत को हार माननी पड़ी और उसने हाँ में सर हिला दिया। दूसरी तरफ खुशी अपनी बाइक से ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। क्राइम लोकेशन की सर्च करें रिपोर्ट उसे हेड प्रदीप से डिस्कस करनी थी। वह अपने ख्यालों में बाइक आगे बढ़ा ही रही थी कि तभी एक कार ने उसकी बाइक को ओवरटेक कर लिया। खुशी ने जल्दी से ब्रेक लगाया, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। अपना हेलमेट उतारकर वो तेज कदमों से वहां खड़ी बीएमडब्ल्यू के पास पहुंची और कार की खिड़की पर नॉक कर कर कहने लगी, ओपन दी डोर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बाइक को ओवरटेक करने की? अभी के अभी बाहर आओ। कार का दरवाजा खुला और चमकते हुए जूतों की जोड़ी बाहर दिखी। उसके बाद एक लंबा फिगर सामने आया। आदमी मस्क्यूलर और उसकी आंखें डार्क ब्राउन कलर की थी। उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जैसे ही खुशी ने उस इंसान को देखा उसने चिढ़ते हुए कहा, अविनाश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अविनाश ने आगे बढ़कर खुशी के बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए कहा, बेबी तुम मेरा कॉल रिसीव नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं देती, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। खुशी ने कहा, मुझे बहुत काम होता है और इस बारे में हमारी पहले ही बात हो चुकी है। अविनाश ने उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम्हें अपने पति को खुश करने का काम भी करना चाहिए। खुशी ने उसी तरह सघुरते हुए कहा, गलत पति नहीं होने वाला पति। अविनाश ने झुककर उसके परफ्यूम को स्मेल करते हुए धीरे से कहा, वह तो अगले महीने हो ही जाएगा ना। खुशी को उस इंसान से घिना रही थी। उसका हाथ अपनी कमर पर था जहां उसकी पिस्टल रखी थी। उसने अपना गुस्सा दबाते हुए दांत पीसकर कहा, अविनाश मैं कहती हूँ दूर हो जाओ, वरना इसके आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अविनाश उससे दूर नहीं हटा और उसके कानों को अपनी जीभ से लिक करने लगा। रोड खाली था क्योंकि खुशी जंगल एरिया से गुजर रही थी। आसपास हाईवे होने के कारण वहां कोई नहीं दिख रहा था। खुशी ने अपनी बंदूक निकाली और सीधे उससे फायर कर दिया। अविनाश पत्थर की तरह जम गया। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो गोली उसे ना लगकर उसके पीछे किसी को लगी है। उसने मुड़कर देखा, एक आदमी हाथ में चाकू लिए वहां खड़ा था और उसके सीने पर गोली का निशान था।
खुशी ने अविनाश को धक्का दिया और उस आदमी के छाती पर लात मारकर से जमीन पर गिरा दिया थी। वहां पर 5-6 लोग और इकट्ठा हो गए। सबके हाथों में गन थी। खुशी आंखें छोटी करके सबको देख रही थी। अविनाश के तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? तुम मुझे जानते नहीं हो, खबरदार जो मुझे मारने की कोशिश की। खुशी ने एक आह भरी और सोचा यह इंसान कितना ज्यादा डरपोक है। तभी एक आदमी ने हंसते हुए कहा, लड़की के पीछे छुपा है, हमारे पैसे दे दे और यहाँ से चला जा। खुशी ने कहा, तुम्हें इससे पैसे लेने हैं? आदमी ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और खुशी को ऊपर से नीचे तक देखकर कहने लगा, अगर पैसे की जगह तो मिल जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा, ब्याज भी हम इसमें वसूल कर लेंगे। ये कहते हुए वो सारे आदमी हंसने लगे। उन्होंने अपने साथी की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा था। उन्हें लगा था कि उसे अविनाश ने मारा है, इसीलिए उन्होंने घूरकर अविनाश को देखकर कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को मारने की? हम लोग नैतिक तिवारी के आदमी हैं। शब्दों के बाहर आते ही जंगल एरिया की सड़क सन्नाटे में डूब गई और वहां सिर्फ पैरों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी खुशी ने धीरे से कहा, तुमने क्या कहा? आदमी हंसा और कहने लगा, नैतिक तिवारी लड़की तुम उसे नहीं जानती, पर उसे तुम्हारी जैसी लड़कियां बहुत पसंद है। चलो हम हमारे बॉस को तुम्हें तोहफे में देंगे। अविनाश ने खुशी को उनकी तरफ धक्का देते हुए कहा, हाँ इसे ले जाओ, बस मुझे छोड़ दो। अब खुशी उन सभी लोगों के बीच में फंसी थी और वो सब उसे गंदी नजर से देख रहे थे। अविनाश मुड़ा और वहां से भागते हुए कहने लगा, सॉरी खुशी। उसने इतना ही कहा था कि उसे तेज गोली चलने की आवाज आई और उसके बाद किसी के दर्द की सीखने की ना चाहते हुए भी वह पीछे मुड़ा और वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। खुशी वहां खड़ी थी और सामने खड़े 6 लोग जमीन पर पड़े थे, जिनमें से सबके शरीर के किसी ना किसी हिस्से पर गोली लगी थी और वो खून से लथपथ थे। खुशी का पैर एक आदमी के मुंह पर था। यह वो वही आदमी था जो उसे नैतिक तिवारी का नाम लेकर धमकी दे रहा था। खुशी ने कोल्डली कहा, गलत आंसर में तुम लोग मेरा तोहफा हो। उसकी उस डरावनी आवाज सुनकर सारे आदमी कांपने लगे थे। वही अविनाश हैरान होकर उसे देख रहा था। तभी वहां पर कुछ गाड़ी आ गई और उनमें से सारिका, विकास, ध्रुव और लक्ष्य बाहर आए। खुशी ने अपने हाथ को रुमाल से साफ करते हुए कहा, इन सबको बेस पर ले जाओ, मुझे ये सब जिंदा चाहिए। उन लोगों ने हाँ में सर हिलाया। थोड़ी देर बाद सड़क पर खाली हो चुकी थी, पर जमीन पर पड़े खून को देखा जा सकता था। खुशी मुड़ी और पीले चेहरे वाले अविनाश को देखने लगी। अविनाश ने उसकी तरफ अपनी कांपती हुई उंगली करी और कहा, तुम लोगों को मारती हो, तुम्हारे पास गन कैसे आए? तुम तो एक सरकारी ऑफिसर हो ना, तो ये सब क्या है? क्या तुम अंडरवर्ल्ड से हो? खुशी उसकी तरफ बढ़ते हुए कहने लगी, यह तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या सोचते हो, पर याद रखना अगली बार मेरी बंदूक की गोली तुम्हें भी लग सकती है। ये कहते हुए उसने हेलमेट पहना अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।